हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे आपने प्लानिंग पढ़ाई होगा कि प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस, कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, क्या हमारा टारगेट रहेगा, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो हमें अचीव करना है। तो सेम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है फाइनेंस की प्लानिंग करना। फाइनेंस का मतलब जैसे आपको पता है कि पैसा होता है और एक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होता है पैसा। बिना पैसे के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता है, एक दिन के लिए भी नहीं चल सकता है। तो हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं कि कितना पैसा हमें चाहिए होगा, कहाँ से हम उसे जनरेट करेंगे और कहाँ उसे हम इन्वेस्ट करेंगे और बाद में कहाँ हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन क्या हुई यहाँ पे? डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट डिस्पोजल। जो हमारे पास पैसा है उसमें से कितना पैसा हम किस चीज़ पे खर्च करेंगे उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंस की प्लानिंग कि हम फाइनेंस को कहाँ और कितना कैसे यूज़ करेंगे और कब करेंगे। जैसे आपको ध्यान होगा प्लानिंग में क्या होता था, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय होम टू डू। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि व्हाट है एंड हाउ है, व्हेन भी होगा, बाय होम नहीं होगा, बस खाली इसमें बस तीन चीज़ होंगी, हाउ मच टू स्पेंड, व्हाट ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पे खर्च किया जाएगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के तीन थोड़े एक पॉइंट्स हैं जो आपको डेफिनेशन के साथ ही देने हैं। पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय द एंटरप्राइजेज। मतलब कि वो अमाउंट सोचना फाइनेंस की जो एंटरप्राइजेज को ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस मैनेजर्स को सेल्स बढ़ाने के लिए या अगर कोई फ्यूचर में कोई ग्रोथ या कोई डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट्स है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास, तो उन्हें सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है कि सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत है कंपटीशन की वजह से, किसी भी वजह से, अगर सेल बढ़ानी है तो फर्म को प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। मतलब कि लिक्विडिटी जो होती है आपको वो बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। तो वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करेगी कि कितना पैसा आपको लगाना है और कितना पैसा आपको जनरेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब पैसा दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की अगर हम बात करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब होता है कि जो फर्म ने पिछला साल का पैसा मतलब प्रॉफिट कमाया है वो उसे अपने पास ही रख लेगी रिटेन अर्निंग्स के रूप में, उसे हम बोलते हैं इंटरनली सोर्स ऑफ फंड्स। और कुछ होते हैं कि कैपिटल जनरेट कर सकते हैं बाहर से, एक्सटर्नल से, शेयर्स इशू करके, बैंक से लोन्स लेके, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके। तो हमें सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से सोर्स से हमें कितना पैसा जनरेट करना है, क्योंकि हर सोर्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होती है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि भी किस रेशियो में हमने किस सोर्स से फंड्स जनरेट करने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को हम बजट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि 3 महीने का है या 2 महीने का है, 1 महीने का है, हमने अपने पैसे को खर्च करना है सोच समझ के, तो उसे हम बोलते हैं बजट्स। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंस मैनेजर को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मान लो कि जैसे लॉन्ग टर्म का है, 12 साल का है, 10 साल का है या 5 साल का भी है, तो उसके लिए डिसीजन हमें सोच समझ के लेने चाहिए। और उसके बाद जैसे 5 साल का हमने एक प्लान बना लिया, इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसके बाद हम उन्हीं 5 सालों में 1-1 साल का या 3-3 महीने का जो छोटा लेके चल रहे हैं उससे हम बजट्स बोलेंगे कि 3-3 महीनों से ही 1 साल बनता है और 1-1 साल से ही 5 साल बनते हैं। तो हमें लॉन्ग से शॉर्ट बनना है, शॉर्ट से लॉन्ग नहीं जाना कि भाई 3 महीने को हम कंट्रोल कर लेंगे तो साल चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साल के बाद जब 5 साल की हम प्लानिंग करते हैं तो उसी टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस साल में कितना खर्च करना है, उस साल में कितना खर्च करना है, तो इस महीने में कितना खर्च करना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस को प्लान्स को हम बोलते हैं बजट्स, जो आपने प्लानिंग चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है वैसे तो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को सोच समझ के एनालाइज करके लेने चाहिए। फिर हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे, जो 2 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। मतलब कि ये इंश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जब पैसे की ज़रूरत हो तब अवेलेबिलिटी हो फंड्स की। मतलब ऐसा ना हो कि कल पैसे चाहिए और कल नहीं है। हमने बैंक से लोन ले लिया 12 करोड़ रुपए का, लेकिन 2 महीने के बाद जब हमें पैसे चाहिए तो पैसे ख़त्म हो गए, तो दोबारा लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सफिशेंट फंड्स जो हैं कंपनी में हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
जैसे कि अगर कभी लॉन्ग टर्म एसेट खरीदनी है या डेली एक्सपेंसेस को कवर करना है, तो उसके लिए हमेशा कंपनी के पास टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। क्यों, मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कंपनी ने पिछले साल 10 करोड़ रुपए कमाया, प्रॉफिट है 10 करोड़ का, तो जैसे कि कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो उसमें वो अगर अपने पास रख लेती है 10 करोड़, तो वो भी उसे देखना पड़ेगा कि बेकार में ना रखे रहें, उसे ये देखना पड़ेगा कि कहीं इन्वेस्ट भी करने हैं उन्हें, लेकिन लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जिससे कि उसके पास हर टाइम टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस रहे, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए पैसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, मतलब कि ये भी देखना चाहिए कि फर्म को पैसा जो जनरेट कर रही है वो बेकार में ही ना जनरेट ना करे, क्योंकि उन्हें उसके ऊपर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब है कि जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की, लेकिन मैं तभी भी जनरेट कर रहा हूँ, तभी भी रेज कर रहा हूँ, बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो जो कि मेरे लिए एक तरह से लॉस होगा। वो क्यों लॉस होगा, जैसे इसमें लिखा भी हुआ एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बुक्स में भी लिखी हुई है आपकी, एक्सेस फंडिंग इज़ एज बैड एज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। शॉर्टेज ऑफ फंड्स का मतलब होता है जैसे आपको मेरे को 12 करोड़ रुपए चाहिए और मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, वो तो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। लेकिन अगर मेरे पास 12 करोड़ चाहिए और मेरे पास 14 करोड़ हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। कई लोग सोचते हैं ना कि भाई ज़्यादा ही तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 12 करोड़ अगर चाहिए आपको, तो 12 करोड़ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, 12 करोड़ से ज़्यादा के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस पॉइंट में आपका वो पॉइंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। मान लो कि मेरे पास 100 रुपये हैं आज, अगर मैं उसे 100 रुपये अपने जेब में रखता हूँ 1 साल तक, उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं ना कम होएगी। लेकिन अगर उस 100 रुपये को मैं 1 साल के लिए बैंक में जमा करा देता हूँ, शायद हो सकता है उसकी वैल्यू 102 रुपये हो जाए, 105 रुपये हो जाए, जो बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा उसको मिला के 105 रुपये हो जाएगी। सेम चीज़ है, मैंने 100 रुपये खर्चा नहीं करे कहीं, लेकिन सेम चीज़ 100 रुपये मेरे पास थे पहले, अभी भी हैं। एक जगह है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 100 रुपये को, वहाँ पे मुझे 120 रुपये मिल रहे हैं अगले साल, मतलब 1 साल सेम ड्यूरेशन पे ही। तो मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी को ये भी देखना होता है कि फर्म के फंड्स जो हैं वो आइडल ना पड़े रहें, मतलब बेकार में ना पड़े रहें, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस होता है अगर आइडल पड़े हुए हैं। तो कंपनी को अपने सरप्लस फंड जो हैं बेस्ट सुटेबल मैनर में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करने चाहिए, जिससे कि उन पर कुछ रिटर्न मिलता रहे। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता है जो कि अपने पैसे को ऐसे ही खाली पड़ा रहने देगा। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करता है, उसके पास लिक्विडिटी होती है लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद जो भी उसके पास कैश होता है वो सारा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, गोल्ड में, लैंड प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, कहीं पे भी कर सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग 2 तरह की होती है, जैसे हमने अभी ऊपर बताया भी है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है काफ़ी एनालिसिस के बाद होती है, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम बोलते हैं बजट्स। फिर इसके 7 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के, कि इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। 7 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। एक फर्म को उसका फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है बहुत अच्छे से। क्यों प्रिपेयर करता है, जैसे प्लानिंग का आपको पता है कि फ्यूचर के बारे में ही हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। तो ये प्लान करता है, हेल्प करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम उसके लिए रेडी कैसे रह सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस होती हैं बिजनेस में, तो फाइनेंशियल प्लानर एक तरह से ब्लूप्रिंट्स बना लेते हैं अलग अलग सिचुएशंस का, कि अगर ऐसा हुआ तो हमें कितना फाइनेंस चाहिए होगा और हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो बिजनेस एंटरप्राइजेज जो होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं, उनको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है। मान लो जैसे बूम पीरियड आता है, बूम का मतलब आपको पता है कि एक पीक पोजीशन होती है, हाई सेल होती है, हाई प्रॉफिट्स होते हैं, और एक होता है डिप्रेशन पीरियड या रिसेशन भी बोल सकते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं वैसे तो। डिप्रेशन का मतलब होता है कि बूम से नीचे की तरफ उतरना, और रिसेशन मतलब नीचे बिल्कुल उतर चुके हो, या उल्टा भी हो सकता है इसका। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको हर टाइम प्लान करके चलना पड़ेगा फाइनेंशियली। अगर मान लो कि बूम के टाइम पे आपको थोड़ा कम पैसा लगाना चाहिए, डिप्रेशन के टाइम पे थोड़ा आपको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपकी डिमांड कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। ब्लूप्रिंट बनाने से हम डिफरेंट सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस में कोई शॉक सरप्राइजेज सिचुएशन ना आए। मतलब कि कभी लगता है ना कि एकदम झटका लगता है कि भाई अरे ये क्या हो गया, तो वो चीज़ हमें ना लगे। क्यों, वो ऐसा कब हो सकता है, जब हम हर सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि भाई फैशन बदलने वाला है तो हम उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे,
सेम थोड़ा पॉइंट बिजनेस एनवायरनमेंट का भी आ रहा है इसमें, कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें झटका नहीं लगेगा, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, उसमें थ्रेट्स नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने में और उनकी कोऑर्डिनेशन करने में भी, जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है कि भाई आपको कितना खर्चा प्रोडक्शन में करना है, कितना खर्चा सेल्स में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट भी हो सकती है एक्टिविटीज़, और क्लियरली पॉलिसीज़ भी बन सकती हैं और प्रोसीजर्स भी बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। डिटेल प्लान जो होता है एक्शन का, वो प्रिपेयर किया रहता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में, जैसे कि वेस्ट को रिड्यूस करना, एप्लीकेशन जो एफर्ट्स होते हैं उन्हें डुप्लीकेशन ना होना, कि सारे जो एफर्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक ही बार हो, ओवरलैपिंग ना हो, जिससे कि प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना आए, कोई डेविएशन ना आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है कि प्लानिंग का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, प्लानिंग प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ना, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरह से ग्रोथ और सेल्स को जोड़ना। सेल्स जैसे आज हो रही है, ग्रोथ जो है कि कुछ सालों बाद होगी या कुछ महीने बाद होगी। अगर आज हम सेल्स बढ़ाएंगे तो उससे ही हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट को उसके फ्यूचर से जोड़ता है, लिंक करता है। फिर नेक्स्ट है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब होता है, जैसे हमने को बता ही रखा है कि रिस्क कम होना चाहिए, कैश फ्लो पोजीशन रेगुलर इंटरवल्स पे होनी चाहिए और रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमने ये चूज़ करना होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कौन सा बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, जहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। फाइनेंशियल डिसीजन में हमने कौन से सोर्स से कितना पैसा कब जनरेट करना है वो हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से लिंक क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में, जो कि एक तरह से कंटिन्यूस बेसिस पे रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है और फाइनेंसिंग में हमने पैसा जनरेट करना है। तो हम उतना ही पैसा जनरेट करेंगे जितना हमें इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा इतना कम। फिर इसका लास्ट पॉइंट है मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। जैसे हम डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं किसी बिजनेस सेगमेंट्स के लिए, तो वो उससे क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन ईजी हो पाता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो उसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है हमारा, या हमने इतना खर्चा करना था, या इतना बजट हमने बनाया था। मान लो कि हमने बजट बनाया 35,000 रुपये का एक महीने का, लेकिन खर्चा आ गया 40,000 रुपये का, तो हमें पता चल रहा है ना कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस हम मेजर कर पा रहे हैं, इवेलुएट कर पा रहे हैं कि ज़्यादा हुई, कम हुई या कैसी रही। मतलब कि अगर दूसरी बात में, अगर लैंग्वेज में बात करें तो हम इफेक्टिव थी, नॉन इफेक्टिव थी, या एवरेज थी, या कैसी थी, और इनइफेक्टिव थी तो क्या रीजंस थे उसकी वजह से। तो अगर हम प्लान करेंगे बजट को भी, फाइनेंस को भी, तो हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर कर पाएंगे, इवेलुएट कर पाएंगे। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड 7 इम्पोर्टेंसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक यू।